नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार्थ सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार और देखिए आज का हमारा टॉपिक है रेशम उद्योग। ये टॉपिक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रीलिम्स की दृष्टि से और प्रीलिम के साथ साथ मेंस में जीएस पेपर 3 में जो आपका कृषि बागवानी और वानिकी पशुपालन के मुद्दे हैं, वहाँ पर इस टॉपिक की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। प्रीलिम्स में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन निकाल के पूछे गए, जैसे कौन सा प्रोडक्शन स्टेट है, रेशम है, वो कौन सा स्टेट ज़्यादा करता है। टाइप्स ऑफ रेशम जो हैं उनके बारे में कई बार पूछा गया। रेशम क्या है ये पूछा गया। अब चूंकि हम रेशम की बात कर रहे हैं तो इस पीपीटी को मैंने इस स्टाइल से डिज़ाइन किया है कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के सारे जो टॉपिक हैं पूरा टॉपिक इसमें कवर हो जाए, साथ के साथ में प्रीलिम्स में जो भूमिका एनालिटिकल क्वेश्चंस की जो बढ़ रही है उसको नज़रअंदाज ना किया जाए। ओके, क्योंकि केवल फैक्चुअल चीज़ें अब आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस पिछले हाल ही के सालों में आपने देखा और यूपीएससी को देखा तो वहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चंस जो हैं उनकी भूमिका बढ़ रही है। इस पीपीटी को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे रेशम के बारे में बेसिक कुछ यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, इसके बाद में सेरिकल्चर और मोरिकल्चर, यहाँ आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार, इसको मैंने बताया है। दूसरे पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये कुछ उसके। फिर साइकिल कैसे है, सिल्क वॉर्म जो कीड़ा होता है रेशम का वो कैसे अपनी किस अवस्था में प्रोड्यूस करता है रेशम, इन सारी चीज़ों की मैंने चर्चा की है। फिर टाइप ऑफ रेशम की मैंने यहाँ पे बात की है। रेशम की इंडिया में जो विविधता है, अलग अलग रेशम, उनके बारे में बात की गई, कहाँ कौन सी रेशम सबसे ज़्यादा होती है। फिर है प्रोडक्शन की बात यहाँ पे आ जाती है और प्रोडक्शन में कोई डेटा है उनकी सारी बातें हमने यहाँ पे की हैं। इसके बाद में इन डेटा के साथ में कुछ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। फिर आखिरी मेरी बात है केंद्रीय रेशम बोर्ड की। ओके, तो इतनी सारी चीज़ों पे ये सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ रेशम उद्योग की। और इस रेशम उद्योग की शुरुआत करने के साथ में सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि रेशम है क्या। तो रेशम एक प्राकृतिक रेशा है, आप हमेशा याद रखेंगे। प्राकृतिक रेशा है, एक नेचुरल फाइबर है जो बना होता है प्रोटीन से। ओके, जो बना होता है प्रोटीन से। अब ये जो प्रोटीन से बना हुआ रेशा है ये प्रोड्यूस कौन कर रहा है? तो ये प्रोड्यूस करता है एक कीड़ा, एक कीट, जिसका हम नाम कई बार आपने देखा होगा बॉम्बैक्स मोरी लिखा हुआ है। बॉम्बैक्स, BYX मोरी, मोरी, ये इस नाम का एक कीट है जिससे ये रेशम निकाला जाता है, जो ये रेशम प्रोड्यूस करता है। ये रेशम दरअसल कुछ और नहीं है, इस बॉम्बैक्स मोरी की लार है। लार इसका सलाइवा है और ये प्रोटीन फॉर्म में निकलता है, लेकिन जब ये एयर के फॉर्म में जब आता है, जब एयर के जब टच में आता है तो ये बन जाता है क्या? तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है और एक रेशे के रूप में ये निकलती है। ठीक है, ओके, इतनी चीज़ें आपने समझ ली। फिलहाल रेशम की मैं कुछ बात करूं तो रेशम इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत पुराने समय से ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 4500 साल पहले, 4500 ईयर्स पहले रेशम से कपड़े बनाने की शुरुआत हुई थी। और बहुत इंटरेस्टिंग किंवदंतियां भी इसके पीछे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि रेशम बनने की जो शुरुआत थी वो चाइना से शुरू हुई। और चाइना से शुरू होने के साथ में कहानी दरअसल ऐसी कुछ है। एक राजकुमारी है, महारानी साहिबा है चाइना में, जो किसी दिन चाय कॉफ़ी अपनी पीती हैं और उस समय जो रेशम का कीड़े की जो कैकून होती है, ऊपर उसका कवर होता है, वो गिर जाता है उनके चाय के प्याले में और उससे देखती है कि बहुत अच्छा और बहुत सुंदर धागा निकल के आता है। राइट, तो उससे उससे शुरुआत होती है चाइना में रेशम प्रोडक्शन की और वहाँ से कपड़े बनने की शुरुआत होती है। और बहुत सालों तक, हजारों साल, मतलब सैकड़ों सालों तक ये चाइना की मोनोपोली बनी रही रेशम के बारे में। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया। बाद में ऐसा माना जाता है कि कुछ जासूसों के द्वारा जापान ने रेशम जो बनाने की प्रक्रिया है इसको समझा और अपने यहाँ पे कुछ वहाँ से अंडे चुरा कर लेके आए और जापान से ये प्रोडक्शन फिर दोबारा शुरू होता है। और दोबारा शुरू होने के बाद में ये प्रोडक्शन फिर पूरे भारत में आता है, यूरोप में जाता है, मिडिल ईस्ट में जाता है और कंट्रीज़ में आसपास फैलता है। तो ये थी थोड़ी सी शुरुआत। ये शुरुआत हुई थी लगभग 4500 साल पहले, लगभग 4500 ईयर्स बैक। ठीक, या कहेंगे 2500
2500 BC बिफोर क्राइस्ट। ओके, तो इतनी चीजें हमने समझ ली। अब मैं बात करता हूँ जैसे जो रेशम है, अब रेशम जो प्रोड्यूस हुआ है, रेशम को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आपने कई बार नाम सुना है शहतूत रेशम, ठीक है, शहतूत रेशम। दूसरे नंबर पे आप इरी सुनते हैं, इरी रेशम। फिर सुनते हैं टसर रेशम और मूंगा रेशम। अब अलग अलग बात है कि ये जो 4 तरीके के रेशम के टाइप हैं, ये चारों भारत में प्रोड्यूस होते हैं। ओके, चारों भारत में प्रोड्यूस होते हैं, एक चीज। दूसरी बात अब ये है, जब ये चारों भारत में प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब एक चीज और भी आप जान लें कि जो टोटल वर्ल्ड में जो रेशम का प्रोडक्शन होता है, जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है, उसमें 60% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन चाइना एंड इंडिया का है। अगर वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो चाइना सबसे टॉप पे है जो रेशम का प्रोडक्शन करता है, दूसरे नंबर पे इंडिया प्रोडक्शन करता है, राइट। इतनी चीज़ें हो गई हैं। अब हुआ ये, क्योंकि रेशम जो था ये हथकरघा एक उद्योग है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस रेशम को जब आज़ादी मिली 1947 में, तो सरकार को तुरंत ऐसा महसूस हुआ कि इसके लिए एक अलग से बोर्ड हो जो इसको मैनेज कर सके। ओके, तो 1948 में ये डिसाइड किया जाता है कि भारत में रेशम के लिए एक अलग से बोर्ड का गठन किया जाएगा, और वो जो बोर्ड का गठन किया गया उसको नाम दिया गया केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना की गई 1948 में। अब ये जो केंद्रीय रेशम बोर्ड है, इसकी स्थापना किसके अंतर्गत की गई? तो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत की गई। ओके, राइट। और ये एक कौन सा है? तो ये एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय का क्या मतलब हुआ? सांविधिक निकाय का मतलब हुआ एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी का क्या मतलब होता है? देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियोस में शायद बताया हो। एक होता है सांविधिक, दूसरा होता है संवैधानिक। संवैधानिक को इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल, और सांविधिक को बोलेंगे स्टैट्यूटरी। ठीक। अब जो संवैधानिक हैं, जो संस्थाएं संविधान में लिखी हुई हैं, वो होती हैं संवैधानिक। लेकिन जो सांविधिक निकाय हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, जैसे ICAI, ठीक, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो काम करती है, ICAI। दूसरे नंबर पे जैसे ये लिखा हुआ है रेशम बोर्ड, केंद्रीय रेशम बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भारत में जो आपकी कानून बनाने वाली संस्था है, यानी लोकसभा या संसद या स्टेट में जो आपकी विधानसभाएं हैं, वो किसी कानून के तहत ऐसे निकाय बनाती हैं, तो उनको बोलते हैं सांविधिक निकाय। ये संविधान में दर्ज नहीं है, ये किसी लॉ या नियम या कानून के तहत इनको बनाया गया है। ठीक। और रेशम बोर्ड का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा बेंगलुरु में। ठीक, बेंगलुरु में। अब एक बात, अब चूंकि मैंने आपको एक बात बताई है अभी कि जो रेशम है, ये रेशम प्राप्त होता है आपको एक कीट से। कीट का नाम है बॉम्बेक्स मोरी, और बॉम्बेक्स मोरी जो है वो अपने भोजन में शहतूत की पत्तियों का सेवन करता है। और ये कीट की अलग अलग चरण होते हैं, मतलब ऐसे 4 चरण हैं, जिसमें एक अंडे से एक वयस्क कीट बनता है। उसमें जो दूसरा और तीसरा चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगले स्लाइड पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए ये अंडे हैं, ओके, किसी कीट के, बॉम्बेक्स मोरी के एक अंडे हैं। 10 दिनों का समय लगेगा। 10 डेज के टाइम के बाद में ये हैच हो जाएंगे, और ये फूटने के बाद में इनसे निकलेगा लार्वा। ठीक। अब लार्वा होता है छोटा सा ऐसा जीव, ऐसा छोटा सा, जैसे सूड़ा होता है, ऐसा एक जीव होता है। ठीक। अब ये लार्वा कुछ दिनों के बाद में इसको पत्तियां खिलाई जाएंगी, खूब सारी इसको ऐसे पत्तियां खिलाई जाएंगी। ये लार्वा बड़ा होगा, 3 सेंटीमीटर से लेकर ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसके बाद में यही लार्वा अपने मुंह से, इसके मुंह में 2 ग्लैंड हैं, 2 ग्रंथियां हैं, जिनसे निकलता है प्रोटीन। और एक प्रोटीन का उसमें नाम है, मैंने आपको शायद अभी बताया है या नहीं बताया है, क्या मैं बता चुका हूँ? नहीं बता चुका हूँ। तो उसमें एक प्रोटीन का जो नाम है वो है फाइब्रोइन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइब्रोइन। ठीक है।
और दूसरे प्रोटीन का जो इसमें नाम है वो है सेरिसिन। ओके, तो दो ग्लैंड हैं, दो ग्लैंड से एक फाइब्रोइन निकला है, एक सेरिसिन निकला है, ये दोनों प्रोटीन हैं और ये दोनों प्रोटीन मिलकर बनाते हैं रेशम। इसीलिए रेशम को नेचुरल फाइबर, नेचुरल प्रोटीन वाला रेशा बोला गया है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हो सकता है पूछ लिया जाए किसी समय। फाइब्रोइन के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो ग्लैंड से निकलता है फाइब्रोइन, इसका परसेंटेज होता है 80%, जबकि सेरिसिन का परसेंट होता है 20%। राइट, चलिए इतनी बात समझ में आई। अब ये जो लार्वा है, जब ये अपने माउथ से ये निकालेगा, जैसे मकड़ी अपने माउथ से निकालती है, तो ये लार्वा इतना बड़ा एक लार्वा है, ठीक है, और ये लार्वा है, ये लार्वा है, ठीक। और इससे इसके जब ये अपने मुंह से ये निकाल रहा है, ये मुंह से अपने ये निकालेगा तो अपने आप के रक्षा कवच टाइप का एक अपने ऊपर बनाएगा, ऐसे ऐसे इसी धागे से एक रक्षा कवच अपने ऊपर बनाएगा, जो बना होगा फाइब्रोइन और सेरिसिन से। और यही जो रक्षा कवच है, जब ये बन जाएगा तो इसके अंदर ये जो लार्वा था ये अपने आप के अपने रूप को परिवर्तित करेगा और इसका अब ये रूप कहलाएगा प्यूपा। तो प्यूपा कौन सी स्टेज हो गई? तीसरी स्टेज। लार्वा कौन सी स्टेज थी? दूसरी स्टेज। अंडा कौन सी स्टेज थी, यानी एक कौन सी स्टेज थी? फर्स्ट स्टेज। अब ये प्यूपा जब है, जब प्यूपा विकसित हो जाएगा तो प्यूपा ही इस ऊपर वाले जाल से निकल के एक मकड़ी के रूप में, एक कीट के रूप में, वयस्क कीट के रूप में बाहर निकल जाएगा। ओके, इतनी चीजें, ये चौथी स्टेज है, ठीक। अब ये जो तीसरी स्टेज है, तीसरी, दूसरी और तीसरी स्टेज के बीच में ये जो कैकून है, जो ऊपर ये जाली इसने अपना सुरक्षा कवच बनाया है, इसी को बोलते हैं कैकून। इसको बोलते हैं, कोकून भी लिखा है, कैकून भी लिखा है, आप इसको कोकून कर लें, ठीक है, कोकून। अब ये जो कोकून है यही दरअसल रेशम है, यही रेशम है। तो रेशम बनाने की प्रक्रिया में होता क्या है कि ये जो लार्वा वाली स्टेज है, यहाँ पे जहाँ पे वो अपने आप को एक सुरक्षा कवच में डालता है, लार्वा वाली स्टेज, और ये एक प्यूपा वाली स्टेज, और ये रहा इसका सुरक्षा कवच। इस स्टेज में इसको ब्रेक कर दिया जाता है, इसका जीवन चक्र आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। करोड़ों जो प्यूपा होते हैं अपने कवर के साथ में, यानी कोकून के साथ में, उनको गर्म पानी में डाल के उबाल दिया जाता है और उबालने के बाद में इस रेशे को अलग किया जाता है, ठीक, और उसमें प्यूपा की मौत हो जाती है। इसीलिए आपने देखा है कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे पेटा अक्सर विरोध करती है कि जो रेशम जो उद्योग है ये ठीक नहीं है, ये मतलब इसमें एक जीव की हत्या होती है, इसलिए ठीक नहीं है। गांधी जी ने भी इसके बारे में, जो रेशम निकालने की जो व्यवस्था थी, उसमें ये उबालने की जो प्रक्रिया थी कैकून को, इस प्रक्रिया को मना किया था, ठीक है। ओके, तो बहुत सारे आप ये समझ लीजिए, जब एक साड़ी बन के रेशमी तैयार होती है, चाहे वो बनारसी साड़ी हो, चाहे वो कांचीपुरम की साड़ी हो, कांजीवरम जिसको बोलते हैं, उसकी साड़ी को, उसमें एक साड़ी में लाखों मतलब प्यूपा जो होते हैं, लाखों कीटों की हत्या होती है, तब वो बन के साड़ी तैयार होती है। राइट, इतनी चीजें हम देख लेते हैं। अब आपने दो वर्ड बहुत अच्छे से पहले से सुन रखे हैं, एक वर्ड है सेरिकल्चर और दूसरा वर्ड है मोरिकल्चर। अब अभी तक आपको ये समझ में आ गया है कि जो रेशम है वो एक कीट से उत्पन्न हो रहा है, कीट का नाम है बॉम्बेक्स मोरी, और वो अपनी जब प्यूपा अवस्था, लार्वा और प्यूपा अवस्था में होता है, तब अपने ऊपर एक कैकून बनाता है लार से, और उसी प्यूपा को जब कोकून जो है उसको जब उबाला जाता है तो उससे बनता है आपका रेशम। तो चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये जो रेशम बनाने की प्रक्रिया है, उसमें जो सेरिकल्चर है उसमें कीटों का पालन होता है, कीटों की देखभाल होती है और उससे रेशम प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ देखिए, जो कीट है उसको बोलते हैं इंग्लिश में सिल्क वर्म पालन होगा, रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को सेरिकल्चर कहते हैं। बट आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन ये है कि मोरिकल्चर फिर क्या है? तो मोरिकल्चर में क्या होता है, ये जो कीट है ये जो पौधों की पत्तियों को खा रहा है, ये पौधों की पत्तियों को खा के ये जब अपनी लार्वा स्टेज में आया तो इसको पौधों की पत्तियों की आवश्यकता हुई खाने के लिए। ओके, तब इसको ये खाने के लिए पौधों की पत्तियां दी गई। अब ये पौधों की पत्तियां खाता है, तभी ये अपने ऊपर कैकून बनाता है और अंदर अपनी प्यूपा स्टेज में चला जाता है। तो तब ये हमको मिलता है क्या? तब मिलता है हमको कोकून।
ओके, तो इसीलिए मोरिकल्चर इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि जो मलबरी के जो पौधे हैं यानी जो शहतूत के पौधे हैं उनकी खेती की जाती है। और खेती किस लिए की जाती है? क्योंकि सिल्क वर्म जो है, जो कीट है, उसको भोजन मुहैया कराया जा सके, आहार मुहैया कराया जा सके। ओके, इसलिए जो रेशम उत्पादन के लिए हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कभी कभी, रेशम उत्पादन के लिए जो शहतूत की खेती होती है उस पे क्या किया जाता है, उसी को कहते हैं मोरिकल्चर। लेकिन जो रेशम कीट पालन की जो व्यवस्था है उसको कहते हैं सेरिकल्चर। तो ये एक दोनों पे आश्रित व्यवस्थाएं हैं दोनों। आप ध्यान से देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं और डिफरेंस समझ पा रहे हैं दोनों में। ये दोनों पे एक दूसरे पे आश्रित व्यवस्थाएं हैं, एक चीज। दूसरी चीज इसमें यह हो गई, अब इसका क्या आप कहते हैं इसी का चुनाव क्यों किया गया, मतलब ये शहतूत के पौधों का ही चुनाव क्यों किया गया? क्योंकि देखिए ये साल भर में खूब सारी पत्तियां देता है। आप इसकी जितनी भी छटाई करेंगे, ये एक पौधा है, इसकी टहनियों को जितना काटेंगे, जिसके पत्तों को जितना काटेंगे, तो ये और पत्ते ज़्यादा देगा। एक तो इसमें पत्ते देने की व्यवस्था ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ ये है, जो बॉम्बैक्स मोरी है, पुराने ज़माने से ही जब ये अपने बच्चों को पैदा करने के लिए जब अंडे देती है तो ये शहतूत की पत्तियों पर ही अपने अंडे देती है, ताकि उनसे जब लार्वा निकले तो उसी पत्ती को खा के वो लार्वा बड़ा हो जाए और लार्वा बड़ा होके अपने आप को प्यूपा में तब्दील करे और प्यूपा से वो एक प्रॉपर वयस्क कीट बन सके। इतनी चीज समझ में आ गई? इसलिए बॉम्बैक्स मोरी आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। शहतूत की पत्तियां क्यों उपयोग होती हैं ये भी आपको पता चल गया। अब अगले पॉइंट पे मैं आता हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे ऐसे लिखे हुए हैं, जैसे कि जो सिल्क मॉथ होता है, अब यहाँ पे देखिए मैंने सिल्क मॉथ लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है अभी मैं बता रहा हूँ। जो सिल्क मॉथ होता है, रेशम शलभ जिसको बोलते हैं, रेशम शलभ या सिल्क मॉथ, बॉम्बैक्स मोरी के कोकून से द्वारा बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कोकून जो है वो किससे बना होता है? मैंने आपको बता दिया, प्रोटीन से बना होता है। कौन कौन से हैं? तो फाइब्रोइन है और सेरिसिन है। फाइब्रोइन 80% है, सेरिसिन 20% है। ओके, चलिए अब है दूसरा पॉइंट है, भारत जो है चीन के बाद कच्चे रेशम की दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर तीसरे पे देखते हैं, वैश्विक रेशम उत्पादन में सबसे सामान्य और व्यापक रूप से उत्पादित होने वाला हिस्सा कौन सा है? 90% है। किसका है? अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट मिसिंग है। इस समय 90% जो हिस्सा है वो हिस्सा है आपका मलबरी रेशम का, मलबरी सिल्क का, ठीक, या फिर बोलेंगे शहतूत रेशम का। अब ये शहतूत रेशम, अब देखिए जब मैंने अभी अब की पीछे शायद मैंने आपको टाइप बताया कि नहीं बताया? ओके, हाँ बताया। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, जो रेशम के जो 4 टाइप मैंने बताए, एक बताया शहतूत, ठीक, एक बताया इरी, ठीक, एक बताया मूंगा और एक बताया टसर बोलें इसको, तसर बोलिए, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए जो 4 टाइप हैं ये चारों इंडिया में होते हैं, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग जगह से अलग अलग भिन्न भिन्न आंकड़े हैं। शहतूत जो है भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में 60% से ज़्यादा, 70% के आसपास शहतूत रेशम अकेले यानी मलबरी सिल्क जो है अकेले प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन और शहतूत रेशम का जो कीट होता है वही ये कीट है बॉम्बैक्स मेरी, ठीक, बॉम्बैक्स मेरी, इतनी चीज, बॉम्बैक्स मेरी, ठीक है, ठीक, ये कीट है। और शहतूत रेशम का जो कलर है वो होता है येलो कलर का, ठीक। अब एक चीज और, जो इरी रेशम है और ये शहतूत रेशम भारत में 70% अकेले उत्पादन करता है, बाकी में ये 3 रेशम आते हैं। ओके, अब मैं आगे आपको स्लाइड पे लेके आऊँगा, तब मैं इसके बारे में और चर्चा करूँगा। चलिए खैर मैं बता ही देता हूँ। अब जो शहतूत रेशम है वो सबसे ज़्यादा उसका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है कर्नाटका में, दूसरे नंबर पे होता है आंध्र प्रदेश में। बेसिकली जो शहतूत रेशम होती है, जो आपकी मलबरी रेशम होती है, इसका जो उत्पादन है वो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा होता है, जबकि इरी और मूंगा 2 ऐसे रेशम हैं जो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में अगर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की बात करूँ मैं तो असम एंड बोडोलैंड, ठीक, असम एंड बोडोलैंड में यहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। जबकि टसर ऐसी एक रेशम है, टसर रेशम ऐसी है जो मिडिल भारत में, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया,
ठीक, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक, इतनी बात मैं बताना चाहता हूँ। अब ये जो रेशम है, एक चीज़ ये, अब ये जो रेशम है इसमें इसी रेशम में जो ये शहतूत की रेशम है, ठीक, इसको शहतूत रेशम बोलते हैं। बाकी ये जो 3 रेशम है इसको गैर शहतूत रेशम बोलते हैं, या इसको बोलते हैं वन्या रेशम, वन्या रेशम। अब ये वन्या रेशम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये घरेलू रेशम नहीं है, ये जंगलों, ये जो व्यवस्था है ये जंगलों से निकल के आई है। ठीक, और ये इसीलिए इसको वन की रेशम बोला जाता है। जबकि शहतूत हम प्रोड्यूस करते हैं, इससे पालन करते हैं, ज़्यादातर पालन इनका भी अब होने लगा है, लेकिन ये वन वाली रेशमें हैं, ये घरेलू रेशम नहीं है। ये शहतूत रेशम जो है वो घरेलू रेशम है। ठीक है, इतनी चीज़ मैं बताना चाहता। ठीक, तो अब है क्या, जैसे इसमें लिखा है वित्तीय वर्ष 2011 में कर्नाटक सबसे टॉप पे रहा है इंडिया में, सबसे ज़्यादा जिसने रेशम का उत्पादन किया है। ओके, अब बहुत सारे आंकड़े हैं, उन सब की बात मैं करूँगा। चलिए, ये सब चीज़ें देखिए, मैंने अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया है कि कैसे एक पौधे पे पत्तियों, पहले एक ये कीट है, एडल्ट कीट है, इसने चुनाव किया अपने अपने अंडे देने के वक्त एक पत्ती का, और वो पत्ती थी वो थी शहतूत की पत्ती, वो थी मलबरी लीव थी, उसके ऊपर अपने बच्चे दिए, और 10 दिन का जब टाइम लगा तो बच्चे हैच हो गए, ये जो आपके अंडे हैं वो हैच हो गए, और इसके बाद इससे निकला एक लार्वा, स्टेज 2। ये स्टेज 1 है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये स्टेज 2 है, यहाँ से लार्वा निकला। अब लार्वा जब निकला तब उसको खिलाने के लिए पत्तियाँ चाहिए, जब रेशम का प्रोडक्शन करना है तो पत्तियाँ चाहिए। तो यही लार्वा पत्तियाँ खा रहा है। किसकी पत्तियाँ इसको दी जा रही हैं? शहतूत की पत्तियाँ दी जा रही हैं। ये इसको खाता है और 3 सेंटीमीटर से बड़ा होकर लगभग 10 सेंटीमीटर तक ये बड़ा हो जाता है। इसके बाद में ये अपने ऊपर अपने इसके मुंह में जो 2 ग्लैंड हैं, जो उससे 2 प्रोटीन निकल रहे हैं, फाइब्रोइन और सेरिसिन, उससे ही अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच टाइप ऐसे बनाएगा और अंदर अपने आप को ढक लेगा। और उस ढकने की अवस्था में जब ये सुरक्षा कवच बना के इसी में रह जाएगा, तब ये बन जाएगा अंदर प्यूपा। ओके, तो अब जब ये प्यूपा फॉर्म में है, अब इस टाइम पे इसके इसी कोकून, जो ऊपर सुरक्षा कवच है, इसी को कोकून बोलते हैं, और इसको उबाल दिया गया पानी में, और इससे रीलिंग की गई। इससे क्या बनाया गया? इससे रीलिंग का मतलब है इसको बनाया गया रेशम का धागा, रेशम धागा। ओके, ये चीज़ें बनाई गई। ये स्टेज 4 है। यहाँ पे प्यूपा इनसाइड द कोकून फॉर 25 डेज, 25 दिनों के लिए अंदर था। इसी टाइम पे इसको हैच कर लिया गया। अगर हैच नहीं किया, निकाला नहीं गया, अगर इसको उबाला नहीं गया, तो इसी से पतंगा उड़ेगा, उसी से अंदर जो प्यूपा है वो फ्लाई करेगा, निकल के आगे कीट बन जाएगा, और प्रॉपर एक सिल्क वर्म, जो प्रॉपर कीट था, जो सिल्क वर्म था, वो बन जाएगा, और यही सिल्क वर्म आगे बच्चे देगा। लेकिन होता क्या, यहीं पे इसी पॉइंट पे प्यूपा वाले स्टेज पे इसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई, और करोड़ों अरबों प्यूपा मर गए, जो बन नहीं पाए। क्या नहीं बन पाए? अपने एडल्ट फॉर्म में, एडल्ट मौत के रूप में नहीं आ पाए इस समय। अब आप ये कहेंगे अगर इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया गया तो उनके बच्चे कैसे होंगे? तो कुछ जो प्यूपा है उनको बचा के रखा जाता है, और इसके बाद में वो आगे अपने बच्चे अच्छे देते हैं, तो उनको सलामत रखा जाता है। ठीक, इसके बारे में यहाँ सब लिखा हुआ है। जैसे अंडा है, सिल्क वर्म की जीवन यात्रा अंडे से चालू होती है, फिर दूसरी स्टेज आती है लार्वा। अंडा से निकल के लार्वा होता है, जो मलबरी पत्तों का सेवन करता है और बढ़ जाता है। फिर तीसरी स्टेज आती है प्यूपा की। लार्वा के बाद प्यूपा स्टेज में प्रवेश करते हैं और कोकून बनाते हैं। इसी स्टेज में कोकून बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये पूछा जाता है, यही पूछा जाएगा, याद रखना। ओके, फिर आता है चौथी स्टेज, तितली। ठीक, स्टेज याद रखना। वयस्क रेशम कीट जिसमें प्रजनन की क्षमता होती है। ये 3 स्टेजेस से प्रजनन की क्षमता नहीं होती है, और इसमें प्रजनन की क्षमता ऐसे होती है कि एक इसमें नर होता है, एक होता है मादा, और जब ये आपस में मिलन करते हैं तो फिर अंडे देते हैं। और एक बार एक जो सिल्कवर्म है, ये अंडे देता है 200 से लेके 500 तक। ठीक, फिर ये आगे चल के फिर ये बन जाते हैं क्या? फिर बन जाते हैं लार्वा, फिर ये बन जाते हैं प्यूपा, और फिर यही जीवन चक्र इनका चलता रहता। मैंने ये समझा दिया, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो कोकून मिलता है वो सिल्क वर्म की किस स्टेज से मिलता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, और यहीं पे लिखा है कोकून बनाते हैं प्यूपा। ठीक है, तो यही वाली स्टेज है। चलिए अब देखिए, जिसकी बात मैंने की थी,
देखिए बहुत सुंदर सा एक मैंने यहाँ पे दृश्य बनाया हुआ है आपके लिए, इसको आप ध्यान से देखें। ये जो आप देख रहे हैं ये कीड़ा, ठीक है, ये क्या है, ये है एक प्यूपा, ये है एक लार्वा। जब ये बाहर है तो लार्वा है। अब ये जो आप देख रहे हैं वाइट 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 वाइट, ये रुई रुई के तरीके, इसको बोलते हैं कोकून। अब ये लार्वा है, ये अपने ऊपर कोकून बना के ऐसा आवरण बना लेगा, ठीक। अब इसके अंदर जब ये बैठा रहेगा तो ये हो जाएगा प्यूपा। ओके, ये चीजें मैंने बस आपको समझाने के ये प्रयास में मैं कर रहा था। चलो अभी इसमें आ गया दो तरीकों में विभाजित किया, शहतूत रेशम जिसको मलबरी रेशम बोलते हैं, गैर शहतूत रेशम यानी जंगली रेशम जिसमें मूंगा, टसर और एरी रेशम आते हैं, ठीक। ये सब चीजें आपको बता दी, ठीक। रेशम उत्पादन में सबसे ज्यादा हिस्सा जो है शहतूत रेशम का है, वर्ल्ड में 90%, ठीक। और ये बॉम्बेक्स मोरी को याद रखना, बॉम्बेक्स मोरी के कोकून से प्राप्त होती है शहतूत रेशम, ये चीज मैंने बता दी। फिर देखिए अगला मेरा अगली स्लाइड में हम लोग आते हैं। देखा है भारत में रेशम की विविधता, ये आंकड़े कुछ दिए गए हैं, वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले। इसी पॉइंट को मैं दोबारा से समझ लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें बात की गई है सबसे पहले किसकी, मलबरी रेशम की बात की गई है। मलबरी रेशम भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, लगभग 70% का मलबरी रेशम ही उत्पादन होता है। और मलबरी रेशम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसका जो कीड़ा है वो मलबरी के पत्ते खाता है, इसलिए इसको मलबरी रेशम बोलते हैं, ठीक। सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, तो कर्नाटक में हो रहा है। कर्नाटक में सबसे नंबर 2 पर आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, फिर आपको तमिलनाडु मिलेगा। खैर अब आता हूँ मूंगा रेशम पे। मूंगा रेशम बेसिकली असम और बोडोलैंड में ही होती है, नॉर्थ ईस्ट में। इसी तरीके से इरी रेशम जो है, ये इरी रेशम है, ये मूंगा रेशम है। मूंगा और इरी रेशम एक ही जगह पे होती हैं, ये चीजें आप याद रखेंगे। ये भी असम और बोडोलैंड में होती है मुख्यतः, ठीक। 70-80% से ज्यादा केवल असम और बोडोलैंड प्रोड्यूस करता है। हालांकि इंडिया में जो रेशम का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें बहुत कम हिस्सा है मूंगा और इरी रेशम का, लेकिन जो मूंगा और इरी रेशम जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा असम और बोडोलैंड का होता है। जबकि टसर रेशम आपको मिलती है झारखंड में 2/3 से ज्यादा अधिक होती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ उड़ीसा में होती है, यहाँ पे लिखा देगा उड़ीसा छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ होती है। ओके, तो ये पॉइंट थे कुछ मैंने आपको कवर किया। अब भारत में रेशम उत्पादन की जैसे बात हो रही है, अब जो भारत में रेशम उत्पादन है वो उसमें कंट्रीब्यूशन किसका किसका है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कर्नाटका। आप पढ़ पा रहे हैं क्या, मैं पढ़ के सुनाए दे रहा हूँ एक बार। कर्नाटका जो है भारत में टोटल रेशम प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सारे तरीके के रेशम मिले हुए हैं। कर्नाटका नंबर 1 पे है 32.1% के साथ में। सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश जो है 25.3% के साथ में। असम एंड बोडोलैंड आती है तीसरे नंबर पे। ओके, एक चीज आप और याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने जो डेटा यहाँ पे मेंशन कर रखा है ये 2021-22 का है, लेटेस्ट डेटा यही है अभी तक आज के दिन जब मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था। हालांकि मैंने ये लेक्चर कल भी रिकॉर्ड किया था लेकिन किसी कारणवश वो करप्ट हो गया और फिर मैंने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, आपदा में अवसर, एक चीज़ खराब हुई है तो उससे बेहतर मैं बना के दूंगा। खैर, तो 2021-22 का डेटा है और ये डेटा सबसे लेटेस्ट है, सारी बुक्स में अभी यही लेटेस्ट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अभी तक यही डेटा है, राइट। अब यहाँ पे जो राइट साइड में आप जो ये एक देख रहे हैं, ये जो एक पिक्चर आपको जो दिखाई दे रही है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये जो अंदर पड़ा हुआ है, ये जो पड़े हुए हैं ये कैकून है, यहाँ पे ये सब कैकून है, ये सब कैकून है। इसी के अंदर प्यूपा बैठा हुआ है और इसी में ये जो जाले आप जाते हुए देख रहे हैं ये इसके हाथ के ऊपर, ये इसी से एक एक धागा लिया जाता है और ऊपर रील लगा दी जाती है। रील आप समझते हैं ना, जिससे कपड़े की सिलाई होती है, और उसी में ये मशीन से लपेटा जाता है और ये नीचे ये धागा इसमें खुलता रहता है। दरअसल होता क्या है, इसका मैं प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ। जब मैंने बताया लार्वा अपने ग्लैंड से, माउथ के अंदर उसके 2 ग्लैंड हैं और एक ग्लैंड से एक प्रोटीन निकलता है जो होता है फाइब्रोइन और दूसरा है सेरिसिन, ठीक। एक है फाइब्रोइन और दूसरा है सेरिसिन। अब ये फाइब्रोइन 80% है और जो सेरिसिन है ये 20% के आसपास है। अब होता ये है कि पहले तो ये फाइब्रोइन यहाँ पे रहेगा, फाइब्रोइन एक है बीच में, इसके ऊपर ये लग जाता है सेरिसिन, ठीक है। अब ये सेरिसिन जो होता है बहुत चिपचिपा सा होता है, लिजलिजा सा टाइप का, तो इसलिए अब इसी से बनता है केकून। जब ये केकून बना हुआ है तो इसी में ये सब धागे हैं, बीच में इसके फाइब्रोइन है और आसपास सेरिसिन है। तो इसको ऐसे सोल्यूशन में गर्म पानी में ऐसे डाला जाता है, जो सेरिसिन होता है ये छूटने लगता है, ये कमजोर पड़ने लगता है और आपको प्रॉपर धागा एक चमकीला
और शानदार धागा आपको निकल के सामने आपके आता है। इसलिए ये पानी में, गर्म पानी में उसको उबाला जाता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ शहतूत रेशम की, यानी मलबरी सिल्क की। अब मलबरी सिल्क में उत्पादन में देखिए, प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है कर्नाटका, कितना है 43%। ओवरऑल की जब मैंने बात की थी वहाँ पे भी मैंने बताया नंबर 1 पे कर्नाटका था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल मलबरी की बात हो रही है, और मलबरी इंडिया में 80% से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश 34.2% के साथ में। थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु 9.2%, फिर वेस्ट बंगाल। आप एक चीज़ देखेंगे, मलबरी रेशम जो है वो केवल साउथ इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जा रहा है, अदर इंडिया के किसी पार्ट में नहीं है। जबकि मैंने एरी और मूंगे के बारे में जब मैंने बताया तो आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट में असम एंड बोडोलैंड का जो पार्ट है वो मैक्सिमम एरी और मूंगा रेशम प्रोड्यूस करता है, जबकि टसर रेशम जो है वो मिडिल इंडिया में होती है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और इन्हीं तीनों में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है उसका वो झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। ओके, फिर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मूंगा रेशम की। अब मूंगा जो सिल्क है, मैंने आपको ये तो चीज़ें मैंने अभी बताई। मूंगा रेशम कहाँ पे है, तो बोडोलैंड और असम में 82% का प्रोडक्शन हो रहा है। जबकि बिल्कुल लगा हुआ मेघालय है, जहाँ गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी हैं, ठीक है, चेरापूंजी है, वहाँ पे 15.3% उत्पादन हो रहा, अदर्स में ही है। टसर रेशम की मैंने भी बात अभी आपको बताई, कहाँ पे होता है, तो मिडिल इंडिया यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और यहाँ पे भी झारखंड सबसे ज़्यादा अपना प्रोडक्शन इसका कर रहा है। ओके, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ है मात्र 14% के साथ में। ये डेटा आप याद रख लेना, यही डेटा आपको यूपीपीसीएस या अलग पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स एग्जाम में खूब सारा पूछा जाता है। लेकिन मेंस मैंने इसको पढ़ाया आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें ये डेटा भी मैं कवर कर रहा हूँ, और अगर एनालिटिकल क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, चलिए, एरी रेशम की बात है, सेम चीज़ें नीचे लिखी गई हैं। असम बोडोलैंड जो है 74.2%, मेघालय 15.5%, मणिपुर 4.4%, और नागालैंड आपको 4.2%। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है, एरी जो है वो आपने देखा मूंगे की तरीके से ही नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, और उसमें असम और बोडोलैंड जो है वो टॉप है। राइट, चलिए, अब रेशम उद्योग की कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कीड़ों का प्रबंधन करना है, बुनकर समाज कमजोर हो गया है। दरअसल इस व्यवस्था में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है, जब एक साड़ी बनकर सिल्क की तैयार होती है तो 2-4-5 हज़ार रुपये से शुरुआत हो जाती है उसकी, और उसकी लाखों में कीमत चल जाती है। अब होता क्या है, जो इनके बुनकर हैं उनको बहुत कम पैसा मिलता है। कई बार एक साड़ी 10-10 दिन में तैयार होती है, और उनको हार्डली 10 दिन में 2,000-3,000 रुपये मिल पाते हैं। तो एक दिन का हो सकता है उनकी इनकम केवल 100 रुपये या 150 रुपये हो, तो उससे पूरे उसका गुजारा नहीं होता है। इसमें जो लास्ट में जो रिटेलर्स बैठे हुए हैं तो वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, या मिल उद्योग वाले। और क्योंकि ऑटोमेटिक मशीनें बहुत ज़्यादा आ गई है, तो वो और फाइन बुनाई करके देने लगी हैं, और जबकि वो बेहतर नहीं होती है, केवल फाइन होती हैं, बेहतर नहीं होती हैं। ठीक, और रेशम के बारे में एक बात और भी बोली जाती है, रेशम एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जो गर्मी में आपको थोड़ी सी सर्दी महसूस कराएगा, मतलब गर्मी में आपको बहुत गर्म नहीं लगेगा, और सर्दियों में ये ठंडा नहीं होता है। राइट, ओके, तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, प्रतिस्पर्धा है जिससे कंपटीशन है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उससे सिल्क वर्म की मौत हो रही है। उन सारी चीज़ों पे मैंने इसलिए इस स्लाइड को मेंशन किया है कि आपके दिमाग में जब ये चीज़ें रहेंगी तो आपकी समझ भी बढ़ेगी, और कुछ चीज़ें याद भी हो जाती हैं, और लिखने के तरीके में भी बेहतरी होती है। जीएस पेपर 3 में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खैर, अब मैं आता हूँ केंद्रीय रेशम बोर्ड, इसकी भी मैं बात करता हूँ। ये बात शायद मैं बता ही चुका हूँ, स्थापना इसकी कब हुई थी, तो मैंने बताया 1948 में, याद रखना, आज़ादी के तुरंत बाद, और एक सांविधिक निकाय यानी स्टैच्यूटरी बॉडी के अंतर्गत हुई थी, जो एक विधि द्वारा निर्मित एक बॉडी है, कानून है। ठीक, और इसकी किसके अंतर्गत हुई है, तो वस्त्र मंत्रालय, ये आता है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक, और दूसरी चीज़ है इसका काम क्या है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है, और सारी सब चीज़ें हैं। ठीक, नीति निर्माण करता है, अनुसंधान, प्रशिक्षण, बाजार विकास करता है, निर्यात प्रोत्साहन करता है। हेडक्वार्टर्स आपको इसके मिलेंगे कहाँ पे, बेंगलोर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ओके, अब ये देखिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी मैंने डेटा मैंने यहाँ पे आपको डाला। ठीक है, तो रीलिंग इकाइयाँ कौन सी होती हैं, जिसमें रील बनाई जाती है। ओके, जिससे रील बनाई जाती है, कैकून से धागा निकाल के एक रील में आसपास ऐसे 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 डाला जाएगा तो वो रीलिंग होती है। ये 8500 लगभग रीलिंग इकाइयाँ हैं। किसान जो है 18
लाख के आसपास हैं, जबकि वैश्विक रेशम में जो ग्लोबल जो रेशम जो सिल्क का प्रोडक्शन है उसमें 19% हिस्सा है भारत का। वैश्विक रेशम निर्यात में 30% हिस्सा भारत का। ओके, याद रखना। यानी जो निर्यात है वो ज़्यादा है, जबकि जो प्रोडक्शन है इंडिया का वो 19% है। तो इतनी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट। और कुछ एक अलग से और पॉइंट है, रेशम के अन्य पॉइंट है। क्या है? दुनिया की 60% से अधिक आपूर्ति सालाना 2 बड़े उत्पादक कौन कौन करते हैं? तो चीन द्वारा की जाती है और भारत द्वारा की जाती है। इसमें इंडिया नहीं लिखा है, हाँ, चीन और भारत दोनों के द्वारा की जाती है। वैश्विक रेशम की बात हो रही है। दूसरे नंबर पे लिखा है रेशम कीट का लार्वा अवस्था में ही किया जाता है। रेशम का उत्पादन रेशम कीट की लार्वा अवस्था